हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बुक एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पर चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। इसमें हमें 4 डिफरेंट सेट्स गिवन है। सेट ए जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, एक्स सच दैट x belongs to R is real numbers and x satisfies x square minus 8x plus 12 equal to 0। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर होगा तो वी कैन नॉट डिसाइड वेदर द सेट इज़ अ सबसेट और नॉट, तो इसलिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें 12 के फैक्टर्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 के फैक्टर्स, जिससे 8 आता है तो 6 टू 12 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ द इक्वेशन। नाउ इन दोनों में से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6, और यहाँ से अगर माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ दो फैक्टर्स x माइनस 6 एंड x माइनस 2 हो जाएंगे। आइदर वन ऑफ द फैक्टर शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर हम x को x माइनस 6 0 करते हैं तो x की वैल्यू 6 आएगी, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2। तो डेट मीन्स x की दो वैल्यूज़ 2 एंड 6 आ जाती है। देयरफॉर जो सेट A हमारे पास गिवन था उसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? इसके अंदर दो ही एलिमेंट आते हैं, 2 एंड 6। दीज आर ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू चेक कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो 2 एंड 6 जो फर्स्ट सेट था वो B का सबसेट है, डेट मीन्स A इज सबसेट ऑफ सेट B। 2 एंड 6 सेट C में भी है, तो डेट मीन्स A इज सबसेट ऑफ C, सबसेट ऑफ C। C सेट का भी सबसेट हो गया। नाउ D सेट में तो सिंगल एलिमेंट 6 है, तो दैट इज़ नॉट सबसेट। हाँ, 6 A के अंदर आता है, इसलिए D इज सबसेट ऑफ सेट A। D सेट A का सबसेट हो जाएगा। नाउ A को हमने सबके लिए चेक कर लिया, तो A इज सबसेट ऑफ B एंड A इज सबसेट ऑफ C हो गया। ठीक है, D के लिए हमने चेक किया तो D इज सबसेट ऑफ A हो गया। अब अगर हम B के लिए चेक करते हैं तो B के सारे एलिमेंट सेट C के अंदर हैं, दैट्स वाई B इज सबसेट ऑफ सेट C हो जाएगा। तो B इज सबसेट ऑफ सेट C। नाउ C इज द एक्चुअली लार्जेस्ट सेट, इसलिए किसी और का सबसेट बन ही नहीं सकता। तो दीज आर द सेट्स विच आर सबसेट ऑफ द डिस्क्राइब्ड सेट्स। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. Now question is saying x is an element of A and A is element of B, then x is element of B. Is that true or false? We have to check it out. अगर x किसी सेट A का एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट, तो सेट A के अंदर लेट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल A and x, that is this implies that x is definitely an element of set A. Clear? Now A is subset of B. The question is saying A is subset of B. तो A is subset of B, तो A सेट जो है वो सेट B का एक एलिमेंट होगा। तो सेट B के अंदर सपोज Y आता है, लेट दिस वन। सेट A सेट B का एक एलिमेंट है, तो A के एलिमेंट्स तो हमारे पास A और X थे, तो डेट इज दिस वन सेट A एंड Y। तो B सेट के अंदर सेट A एज इट इज आ रहा है। अगर एज इट इज आ रहा है तो डेट मीन्स X सेट B का एलिमेंट नहीं हुआ, सेट B का एलिमेंट तो सेट A हो जाएगा। तो डेट मीन्स x इज एन एलिमेंट ऑफ B इज ट्रू और फॉल्स। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ B इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। इज इट क्लियर? क्योंकि B सेट के अंदर x एज अ एलिमेंट तो नहीं है, इसलिए x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ C, देन A इज एन एलिमेंट ऑफ C। नाउ व्हाट इज दैट द सेट सेइंग? सेट A लेट हमें गिवन है फॉर एग्जाम्पल 1 2, दैट इज अ सेट A एंड सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। सेट B का एक सबसेट है, तो डेट मीन्स B के अंदर इसके सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर हो जाएंगे, देन इट मीन्स A इज सबसेट ऑफ सेट B। क्लियर? नाउ B इज एन एलिमेंट ऑफ C। B जो है वो C सेट का एक एलिमेंट है। अगर B C सेट का एक एलिमेंट है तो डेट मीन्स B C सेट के अंदर एज एन एलिमेंट आ रहा होगा, लाइक दिस। क्लियर? तो B सेट तो हमारे पास क्या था, तो डेट मीन्स 1 2 3, दैट इज अ सेट जो इसका एक एलिमेंट है, तो डेट मीन्स दैट वुड बी दिस वन। तो इज A एलिमेंट ऑफ सेट C और नॉट? तो A सेट तो हमारे पास 1 2 था, तो 1 2 वाला तो कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं आया, तो डेट मीन्स A इज एलिमेंट ऑफ C
false है. Clear? That is not true. Next, A is subset of B, B is subset of C, then A is subset of C. Question is saying. Now A is subset of B, because A is subset of B, A is subset of B, तो that means B के अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? तो B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स होंगे, तो 1 2 तो होंगे ही होंगे. लेट 3 और ले लेते हैं. तो B के अंदर 1 2 3 हो गया. Now B is subset of set C. B is subset of set C, तो that means because B is subset of set C, इसलिए C सेट के अंदर B के सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड एक एडिशनल एलिमेंट 4 भी ले लेते हैं. लेट फॉर एग्जाम्पल, तो C हमने एक सेट लिया 1 2 3 4. ओके, तो C के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए B के, एंड B के अंदर सारे के सारे एलिमेंट A के हैं. तो A इज सबसेट ऑफ C और नॉट? इज ए सबसेट ऑफ C और नॉट? दैट वी हैव टू चेक इट आउट. तो A के सारे एलिमेंट सेट C के अंदर हैं, बिकॉज A के सारे एलिमेंट 1 एंड 2, ये जो एलिमेंट्स थे A सेट के, वो सारे के सारे सेट C के अंदर हैं, 1 2 3 4 के अंदर हैं. तो डेट मीन्स ये तो इसका सबसेट होगा, तो डेट मीन्स A इज सबसेट ऑफ C हो जाए. दैट इज ट्रू. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4. If A is not subset of B and B is not subset of C, then A is not subset of C. Question is saying. For example, A एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर सपोज 1 and 2 एलिमेंट्स हैं, एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिकॉज A is not subset of B, इट मीन्स B के अंदर A के सारे एलिमेंट नहीं होंगे. तो लेट 1 and 3 and 4 B के अंदर है. पार्ट 4. इफ़ A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, तो A सेट हमने कंसिडर किया 1 2. A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, तो B के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ऑफ A नहीं आने चाहिए, तो डेट मीन्स 1 3 4 ले लिया. अब आगे कह रहा है कि B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C, तो B के सारे एलिमेंट C के अंदर नहीं होने चाहिए. तो डेट मीन्स लेट हमने C एक सेट लिया, बिकॉज B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C, इसलिए C एक ऐसा एलिमेंट लेंगे, एक ऐसा सेट लेंगे जिसके अंदर B के सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए. तो लेट हमने 1 2 4 एंड 5 ले लिया. ना तो क्वेश्चन इज सेइंग A इज़ नॉट सबसेट ऑफ C, तो A के सारे एलिमेंट तो C के अंदर हो भी सकते हैं. तो डेट मीन्स A इज़ नॉट सबसेट ऑफ C, नॉट सबसेट ऑफ C इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो, ये गलत स्टेटमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, X इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A. X सेट A का एक एलिमेंट है, तो सेट A के अंदर एक एलिमेंट X होना चाहिए. तो लेट XY. A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का सबसेट नहीं है, तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है कह रहा हूँ. तो डेट मीन्स A के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं होने चाहिए. तो लेट बिकॉज A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, दिस इम्प्लाइज डेट B के अंदर हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं. तो सपोज आपने कहा Y Z, B इज़ द सेट. ओके, नाउ तो X इज़ एन एलिमेंट ऑफ B, इम्प्लाइज डेट X इज़ एन एलिमेंट ऑफ B. हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. दैट इज़ फॉल्स. तो ज़रूरी थोड़ी जब A B सेट का सबसेट ही नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं होंगे. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो डेट मीन्स हमने X एलिमेंट को इसमें नहीं रखा, तो Y के साथ एक नया एलिमेंट Z लेते हुए हमने सेट B बना लिया. नाउ द स्टेटमेंट इज सेइंग X इज़ एन एलिमेंट ऑफ B, तो X B का एलिमेंट होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर? सो इट इज़ फॉल्स. whenever we are not damn sure, then the statement is considered to be false. If A is subset of B, for example A is set जिसमें हम 1 2 and चलो 1 2 दो एलिमेंट्स लिए, एंड दैट इज सबसेट ऑफ B. ये B सेट का एक सबसेट है, तो B के अंदर 1 2 सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए. एंड लेट इसके अंदर हमने Y भी ले लिया, लेट Y ले लिया. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा A इज़ सबसेट ऑफ B. अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर तो होंगे ही होंगे. क्लियर? अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं एंड द क्वेश्चन इज सेइंग X इज़ नॉट सबसेट, X इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ B, तो डेट मीन्स वेयर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग X इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ B. B के अंदर नहीं है X. अगर B के अंदर X नहीं है तो X A के अंदर भी नहीं होगा. क्या ये डैम श्योर है? ओके, अगर X B के अंदर नहीं है, सेट B के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, X इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट B. अगर X सेट B का एलिमेंट नहीं है तो क्या X A के अंदर भी नहीं होगा? इट इज़ श्योर और नॉट? येस, इट इज़ श्योर. आप देख रहे हैं यहाँ पर X A के अंदर भी नहीं है, इम्प्लाइज दैट X इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A. दैट इज़ ट्रू. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, let A B C be the set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C.
सो डैट बी इज इक्वल टू सी। एक्चुअली ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें लेट फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन दिस वन, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ओके, लेट हमने कंसिडर किया कोई एक सर्टेन वेरिएबल x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट, जिन दो सेट्स को हमें इक्वल शो करना, उनमें से किसी एक सेट का एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट दैट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर? अगर x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी इम्प्लाइज दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, क्योंकि अगर b सेट का एलिमेंट है तो डेट मीन्स यूनियन के अंदर भी डेफिनेटली आएगा। नाउ a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट a यूनियन c बिकॉज बोथ द सेट्स आर इक्वल। अब अगर ये यूनियन का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट a और x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट c, या तो सेट a का एलिमेंट है या सेट c का एलिमेंट है। अब लेट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट a, हमने कंसिडर किया कि लेट ये इसका एलिमेंट है। अगर सेट a का एलिमेंट है, हम पहले ही बोल चुके हैं x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट b, अब हम बोल रहे हैं x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट a, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि x b के अंदर भी है और x a के अंदर भी है, तो डेट मीन्स दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट हो गया। इम्प्लाइज दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तो a इंटरसेक्शन b तो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, इम्प्लाइज दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। ओके, और अगर ये इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज़ एन एलिमेंट ऑफ c। हम बोल रहे थे कि x इज़ एन एलिमेंट ऑफ b और वो हो गया x इज़ एन एलिमेंट ऑफ c, फाइनली x c का भी एलिमेंट निकल के आ गया, तो इम्प्लाइज दैट b इज़ सबसेट ऑफ सेट c। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। सिमिलरली अब हम दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, या वी कैन राइट सिमिलरली we can prove that, we can show that, either you can show that लिख सकते हैं या फिर आप प्रूव करके दिखा दीजिए। अगेन हम क्या कर रहे हैं, अब इस बार इधर से हम कंसिडर करते हैं कि दैट मीन्स दैट इज़ एन एलिमेंट ऑफ, लेट y इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट c। हमने सेट c का एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अगर ये सेट c का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट y इज़ एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन c का भी होगा। अगर C सेट का एलिमेंट है तो C का किसी के साथ भी यूनियन लेंगे तो उसके अंदर भी आएगा। और अगर ये A यूनियन C का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट Y इज़ एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B भी हो जाएगा, बिकॉज A यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B। नाउ लेट, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्चुअली अगर ये यूनियन का एलिमेंट है तो Y इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A और Y इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, या तो A का एलिमेंट होगा या फिर वो B का एलिमेंट हो जाएगा। हमने यहाँ C का एलिमेंट कंसिडर किया है और हम लेट कंसिडर कर लेते हैं y इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर ये C का भी एलिमेंट है और A का भी एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट बिकॉज y इज़ एन एलिमेंट ऑफ A एंड y इज़ एन एलिमेंट ऑफ C, दिस इम्प्लाइज दैट y इज़ एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C, क्योंकि A में भी है C में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। अब इंटरसेक्शन वाला जो टर्म है इंटरसेक्शन ऑफ B के इक्वल है, तो डेट मीन्स y इज़ एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का एलिमेंट होने का मतलब दोनों का एलिमेंट होता है, तो y इज़ एन एलिमेंट ऑफ A एंड y इज़ एन एलिमेंट ऑफ B। y A का भी एलिमेंट हो गया और B का भी एलिमेंट हो गया। हमने C का एलिमेंट लिया था एंड फाइनली वो B का भी एलिमेंट हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट सेट C इज सबसेट ऑफ सेट B, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। B इज सबसेट ऑफ C इन फर्स्ट इक्वेशन, C इज सबसेट ऑफ B इन सेकंड इक्वेशन। 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम क्या दिखा सकते हैं, B इज सबसेट ऑफ C कह रहे हैं यहाँ पर एंड C इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ B, सॉरी C एंड C इज सबसेट ऑफ B, implies that B is equal to set C, that we have to prove। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इन 4 कंडीशंस को इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी एक को ट्रू कंसिडर करते हैं। लेट दिस वन इज ट्रू, इम्प्लाइज दैट A इज सबसेट ऑफ B, तो लेट A के अंदर हमने 1 एंड 2 एलिमेंट्स कंसिडर किए, बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज दैट तो B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, तो 1 2 एंड 3 A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो जाएंगे। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट A माइनस B, तो A माइनस B जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो A के एलिमेंट है 1 2
माइनस बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 1, 2 एंड 3। नाउ माइनस में क्या करते हैं, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स के कलेक्शन को ही हम a माइनस बी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो दैट मीन्स दैट इज 5। क्लियर? तो इट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगर a इज सबसेट ऑफ b, इफ a इज सबसेट ऑफ b, तो दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 5। नाउ a यूनियन b की बात करते हैं, तो a यूनियन b की वैल्यू अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो व्हाट वुड बी द वैल्यू? a सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 एंड 2, b सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, एंड यू आर गोइंग टू यूनियन दीज टू सेट्स। यूनियन फाइंड करने का मतलब ये है कि आप दोनों सेट्स को मिलाने वाले हैं, तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, दीज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 अगर हमारा सेट है तो डेट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है उससे कौन सा सेट बन गया, तो डेट इज एक्चुअली सेट बी, तो डेट इज इक्वल टू सेट बी, तो ये भी इसके इक्वल ही हो गया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें 1 इज द कॉमन एंड 2 इज द कॉमन, और 1 2 के अलावा और कोई कॉमन नहीं, तो डेट मीन्स 1 2 ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, और 1 2 से जो सेट बन रहा है दैट इज एक्चुअली ए, दैट इज, तो इट मीन्स ये चारों ही जो कंडीशंस आपको गिवन है वो इक्विवेलेंट कंडीशंस हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, शो दैट इफ a is subset of b then c minus b is subset of c minus a. okay, what we have to do then? कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट, बिकॉज a is subset of b, तो a सेट को हमने अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 and 2। बिकॉज a is subset of b, तो a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर उड़ जाने चाहिए, तो b के एलिमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं 1 2 एंड 3 फॉर एग्जाम्पल। एक नया सेट हम c कंसिडर करते हैं, लेट c, एक c सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 फॉर एग्जाम्पल। ओके, दैट इज c। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? c माइनस बी, तो c माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? तो c माइनस बी, c इज 1 2 3 4 5, इसमें से माइनस करना है b के एलिमेंट्स, तो b सेट हमारे पास क्या है 1 2 3, कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे 1 2 एंड 3, द रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन 4 एंड 5, दैट इज एक्चुअली c माइनस बी। देन c माइनस ए आइडेंटिफाई करते हैं, c माइनस ए, c सेट अगेन 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से माइनस करना है किसको? a सेट के एलिमेंट्स को, और a सेट में हमारे पास 1 2, कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन 3 4 एंड 5। नाउ व्हाट वी सी, c माइनस बी के सारे एलिमेंट्स c माइनस ए के अंदर हैं, तो डेट मीन्स c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, यही हमें प्रूव करना था। प्रूफ? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assume that pa is equal to pb, that means power set of set a is equal to power set of set b. show that a is equal to b. let, हम एक सेट a कंसिडर करते हैं जिसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 1 2, जस्ट 2 एलिमेंट्स लिए हमने 1 and 2। अब इसके सारे एलिमेंट्स से बनने वाले जितने भी सबसेट्स हैं अगर उनका कलेक्शन लेते हो दैट वुड द पावर सेट ऑफ ए। ओके, तो एक 5 सबसेट ऑफ एनी सेट, सिंगल एलिमेंट्स का सेट, दिस 1 2 एंड 1 2, इनके कलेक्शन से जो सेट बनेगा दैट इज एक्चुअली पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके, अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिकॉज पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो द पावर सेट ऑफ बी, सेट बी, तो सेट बी का पावर सेट भी यही हो जाएगा। दैट मीन्स पावर सेट ऑफ बी भी पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। अगर पावर सेट ऑफ बी ये है तो एक्चुअली इसमें सेट बी क्या होगा? इसके अंदर एक एलिमेंट 1 आता है, एक एलिमेंट 2 है और कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स सेट बी इज दिस 1। तो सेट ए में भी 1 2 एलिमेंट था, सेट बी में भी एलिमेंट, दैट मीन्स दिस implies that a is equal to set b. clear? next is question number 7. is it true for any sets a and b, पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी का जो यूनियन है वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होता है? अगेन लेट सेट ए लिया हमने जिसमें एलिमेंट्स लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 and 2,
एक दूसरा सेट लेते हैं बी, जिसमें एलिमेंट्स हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई फॉर एग्जांपल। ओके, तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा हमारे लिए? तो पावर सेट ऑफ सेट ए विल बी 5, सिंगल एलिमेंट्स का कलेक्शन 1 2 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 2। तो ये तो हो जाएगा हमारा पावर सेट ए। एंड सिमिलरली पावर सेट बी की अगर हम बात करते हो, पावर सेट ऑफ बी क्या बनेगा? 5 सिंगल एलिमेंट्स का कलेक्शन एक्स एंड वाई एंड एक्स कॉमा वाई। अब पी और पी बी दोनों हो गया, वी हैव टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ पी ए एंड पी बी। तो पी ए एंड पी बी सेट्स का यूनियन आइडेंटिफाई करते हैं। यूनियन मीन्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिक्सअप कर लेना। तो 5 एक बार आएगा, देन 1 आएगा, फिर 2 आएगा, देन 1 2 आएगा एंड एक्स वाई आएगा। That would be power set of A and power set of B का union. Now what we have to do? A union B का power set आइडेंटिफाई करना है। अब A union B पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो A union B जब हम करेंगे तो उसमें आएगा 1 2 x एंड y। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए। जब हम पावर सेट ऑफ A union B आइडेंटिफाई करेंगे तो what we have to do? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो 5 आएगा, डेफिनेटली आएगा। एक सिंगल एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा 1 2 1, सेकेंड 2, then x, then y। अब डबल एलिमेंट्स का कलेक्शन तो 1 2, then 2x, then xy, then y1, then y2 भी आएगा भी। तो डेट मीन्स इसमें तो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इज दिस वन इक्वल टू पी ए यूनियन बी? डेफिनेटली नॉट। इसके अंदर तो केवल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। इसके अंदर केवल 5 एलिमेंट्स है, जबकि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं? बहुत सारे हो रहे हैं। तो डेट मीन्स डेट इज नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? तो डेट मीन्स पावर सेट्स इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अगेन हम दो सेट्स अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सेट ए हमने कंसिडर किया जिसके एलिमेंट्स हम फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2 है। सेट बी हमने कंसिडर किया जिसके एलिमेंट्स सपोज 2 3 एंड 4। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है? केवल 2 है। अब ए माइनस बी को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ए माइनस बी में क्या आएगा? ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो डेट मीन्स कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद ए में क्या बचा? 1 बचा। इन दोनों का यूनियन लेना है। तो डेट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाइंड करना है ए माइनस बी के साथ। तो यूनियन में तो दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, तो 1 2 हो जाएगा। और 1 2 सेट तो हमारा सेट ए था, तो डेट मीन्स डेट इज इक्वल टू सेट ए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली वी कैन शो डैट सेकेंड पार्ट को भी शो कर सकते हैं। तो पहले फाइंड करते हैं बी माइनस ए सेकेंड पार्ट के लिए। ओके, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बी माइनस ए। सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो बी है हमारे पास 2 3 एंड 4, माइनस सेट ए में हमारे पास है 1 एंड 2। कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद फर्स्ट सेट में क्या बचा? 3 एंड 4, दैट इज बी माइनस ए। अब बी माइनस ए सेट का ए के साथ यूनियन लेना, तो ए यूनियन बी माइनस ए करेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट्स तो 1 एंड 2 थे, इसका यूनियन फाइंड करना बी माइनस ए 3 4 के साथ। तो जब हम दोनों सेट्स को मिक्स करेंगे तो डेट मीन्स 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। एंड 1 2 3 4 अगर हम ए यूनियन बी को आइडेंटिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? ए सेट में हमारे पास 1 2 है एंड बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4। जब हम दोनों सेट्स को मिक्स करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। ए यूनियन बी माइनस ए के एलिमेंट और ए यूनियन बी के एलिमेंट सेम है, तो डेट मीन्स ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। दैट इज ट्रू। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो डैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ना LHS लेते हैं। LHS में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पहले से सॉल्व करते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो डेट मीन्स यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, दैट इज
ए यूनियन ए, तो डेट इज ए का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के साथ। अब ए यूनियन बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका अगर ए के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स तो ए ही होंगे, तो डेट मीन्स डेट इज इक्वल टू ए, तो डेट इज RHS। क्लियर? सिमिलरली इसको प्रूव करना है, इसमें इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना, तो इसमें भी LHS पार्ट ले लेते हैं। तो LHS पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। नाउ क्योंकि एक जगह इंटरसेक्शन और एक जगह यूनियन है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन इज एक्चुअली ए का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, तो एटलीस्ट उसके अंदर ए के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, और इसका ए के साथ अगर हम यूनियन आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका भी आंसर ए आता है, तो डेट मीन्स डेट इज RHS। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ये वैल्यूज इक्वल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बी और सी आपस में इक्वल हो। लेट फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ए हमने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एक सेट हमने बी लिया जिसके एलिमेंट्स सपोज हम ले रहे हैं 2 4 एंड 6। ओके, एक दूसरा सेट हम ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं सपोज सी, जिसमें अगेन 2 4 7 8। दैट इज नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट इसमें 2 आएगा एंड 4 आएगा। क्लियर? नाउ अगेन ए इंटरसेक्शन बी को सी को भी फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, ए और सी में कॉमन 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन, दैट इज ओके, और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हो रहा है। बट सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी, बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी। इट मीन्स नीड नॉट टू इम्प्लाई बी और सी इक्वल होने चाहिए, तो बी एंड सी आर नॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5। मतलब हमें 3 सेट्स ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, दैट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आना चाहिए, जबकि तीनों के अंदर कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। इसे अगर आप वेन डायग्राम फॉर्मेट के थ्रू समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ पाएंगे। लेट दैट इज योर सेट A, दिस वन इज योर सेट B एंड दिस वन इज योर सेट C। ओके, इन तीनों के अंदर 5, दैट मीन्स यहाँ तो कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, तीनों के अंदर कॉमन कुछ ना आना, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी 5। ओके, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ 6 रखा, यहाँ सपोज 5 रखा, यहाँ पर लेट हमने 1 रखा। ओके, नाउ डेफिनेटली ए सेट के एलिमेंट्स, बी सेट के एलिमेंट्स एंड सी सेट के एलिमेंट्स हमारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे। दैट मीन्स लेट सेट ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2 4 6, 2 4 एंड 6। सेट बी की अगर हम बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3 4 5, 3 4 एंड 5। और एक और सेट हमने जो सी ड्राइव किया है दैट इज़ 1 2 3, तो 1 2 3। नाउ इफ़ यू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ कॉमन तो है ही, तो ए और बी में कॉमन क्या है हमारे पास 4, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, 5 नहीं। सेकेंड, ए बी इंटरसेक्शन सी को आइडेंटिफाई करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास बी सी में कॉमन एलिमेंट क्या है 3, तो दैट मीन्स दैट इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 5। और जब हम सी इंटरसेक्शन ए को फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट ए और सी के अंदर एलिमेंट कॉमन कौन सा है 2 कॉमन है, दैट इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 5। बट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब हम तीनों में कॉमन को फाइंड करते हैं तो यहाँ 2 4 6, यहाँ 2 नहीं है 4 है, लेकिन 4 यहाँ नहीं है, तो डेट मीन्स तीनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, डेट इज़ 5। क्लियर? दीज आर द सेट्स।
तो ऐसी किसी भी कंडीशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू पहले अपने डेटा को प्लेस करते हैं सारी कंडीशंस के थ्रू, तो बहुत ईजिली हम सेट्स को ड्राइव कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea, 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students are taking neither tea nor coffee. तो अब इसके अंदर भी अगर वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे तो मे बी शायद आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स वी हैव टोटल 600 स्टूडेंट्स। ओके, टोटल 600 स्टूडेंट्स। अब इसमें से 150 स्टूडेंट्स वर टेकिंग टी, तो दैट मीन्स टी लेने वाले 150 स्टूडेंट्स हैं, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 225 कॉफ़ी लेते हैं, तो कॉफ़ी वाले क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है 225। ओके, 100 वर टेकिंग टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो टी एंड कॉफ़ी बोथ होता है इंटरसेक्शन, इसका नंबर आपको दे रखा है कितना है, दैट इज़ गिवन 100। तो टी एंड कॉफ़ी के अंदर टोटल कितने पर्सन्स है, दैट मीन्स कितने स्टूडेंट्स जो टी एंड कॉफ़ी दोनों को प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, तो दैट मीन्स टी एंड कॉफ़ी पीने वाले ऑल द स्टूडेंट्स कितने होंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टी प्रेफरिंग स्टूडेंट्स, कॉफ़ी प्रेफरिंग स्टूडेंट्स एंड टी एंड कॉफ़ी बोथ प्रेफरिंग स्टूडेंट्स, इन तीनों के थ्रू हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। तो सेपरेट दोनों को प्लस करके कॉमन वैल्यू को माइनस करते हैं, तो दैट मीन्स 150 प्लस 225 में से माइनस करेंगे कॉमन वैल्यू 100 को, तो व्हाट इट बिकम्स, दैट मीन्स 375 में से 100 को माइनस करना है, तो 375 में से जब आप 100 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 275। तो 275 स्टूडेंट्स आइदर लाइक टी और कॉफ़ी और बोथ, तो इतने स्टूडेंट्स हैं जो चाय या कॉफ़ी या दोनों ड्रिंक्स को प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉट टेकिंग टी एंड कॉफ़ी, तो दैट मीन्स तो डेट मीन्स 600 में से माइनस कर लेते हैं थ्रू 275, सो द आंसर विल बी 320। तो 325 स्टूडेंट्स आर जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इन अ ग्रुप 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी या इंग्लिश जानता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, अगेन हिंदी स्पीकिंग पर्सन एंड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के जितने भी स्टूडेंट हिंदी स्पीकिंग वाले जो स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं दैट इज़ 100, इंग्लिश स्पीकिंग के जो स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं दैट इज़ 50 एंड 25 नो बोथ, बोथ होता है कॉमन, दैट मीन्स इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर, तो दैट इज़ 25। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश आइदर वन ऑफ द लैंग्वेज नोज, तो डेट मीन्स हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी एक लैंग्वेज बोलने वाले यूनियन होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स का नंबर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स को तो प्लस करेंगे और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज़ 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 150 माइनस 25 दैट इज़ इक्वल टू 125। तो दैट मीन्स आइदर वन ऑफ द लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले, at least one of the language speaking students are 125. Clear? In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers. Okay. अब इसके लिए क्योंकि 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग डेटा दिया गया, सो वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम कौन, तब देन यू कैन ईजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के न्यूज़पेपर्स हैं, एच, सेकेंड इज टी एंड थर्ड इज आई। सबसे पहले हमें तीनों के कॉमन वाले पोर्शन को प्लेस करना होता है, तो 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, तो 3 तो यहाँ आ जाएंगे। ओके, अब दो का कॉमन देखते हैं। 25 read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, तो H and I 9 में से 3 हम यहाँ प्लेस कर चुके हैं, डेट इज़ बोथ का पोर्शन, तो 9 में से 3 प्लेस हो गया, डेट मीन्स यहाँ आएगा 6। ओके, नेक्स्ट आता है
11 रीड बोथ एच एन टी। अब एच एन टी के अंदर टोटल कॉमन पोर्शन में 11 आना चाहिए, जिसमें से 3 प्लेस कर चुके हैं, तो यहाँ पर 8 आएगा। सिमिलरली 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 टी और आई, तो 8 में से 3 हम प्लेस कर चुके हैं, तो 5 यहाँ पर आएगा। नाउ एच का टोटल डेटा प्लेस करते हैं, तो एच में टोटल कितने थे? इट वॉज फाउंड एट 25 पीपल रीड एच न्यूज़पेपर। तो एच वाले के अंदर टोटल 25 हैं, जिसमें से 6, 3, 9, 8, 17 हो गया। तो 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? दैट वुड बी 8। ओके, 8, 8, 16 एंड 9, 25 हो जाएगा। आगे कह रहा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी। अब टी के अंदर टोटल 26 होना चाहिए। 26 में से 8, 3, 11, 5, 16 हम प्लेस कर चुके हैं, तो 10 आएगा। क्लियर? सिमिलरली 26 रीड न्यूज़पेपर आई। अब आई में भी 26 है, तो 6, 3, 9, 5, 14, तो 12 बचेगा, तो डेट इज़ दिस वन। अब आपने सारा डेटा फिल कर दिया, दैट मीन्स जितने भी आपके पास क्लोज पोर्शंस थे वो सारे ही कवर्ड। नाउ यू कैन फाइंड ऑल द आंसर्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही हो, तो डेट मीन्स इसके अंदर टोटल जितने भी पर्सन है वो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर को पढ़ता है। ओके, तो डेट मीन्स हिंदी एच, टी और आई का यूनियन अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो एटलीस्ट 1 को डिनोट करेगा। तो डेट मीन्स ये सारे डेटा हमें प्लस कर देने हैं सिंपली बस। तो डेट मीन्स 8, इसके अंदर टोटल कितना था? 26। तो यहाँ यहाँ 25 है हमारे पास, ठीक है। 25 में 10 प्लस किया 35, 40, 50 एंड 52, तो डेट मीन्स टोटल हमारे पास 52 हो जाएंगे। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आंसर क्या दिया? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। जो एग्जैक्टली 1, तो 1 वाला पोर्शन तो केवल ये बाहर है, तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने? तो 8, 10 एंड 12 को प्लस कर देंगे, तो 8 + 10 + 12, तो डेट मीन्स 20 एंड 30। तो 30 स्टूडेंट्स है जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। 30 पीपल्स आर रीडिंग एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। Okay, that was the question number 15. Next, question number 16. In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 like product B, and 29 like product C. Again, 3 different products हैं, तो 3 के लिए फिर से वेन डायग्राम फॉर्मेट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेट ये सर्कल प्रोडक्ट ए, ये बी को और ये सी को डिनोट करता है। लेट दीज आर ओके। 21 लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी। हम टोटल को पहले नहीं लेते हैं, पहले लेते हैं तीनों का कॉमन पोर्शन। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो 8 को सबसे पहले यहाँ प्लेस कर देते हैं जो तीनों का कॉमन पोर्शन है। अब 2-2 वाला पोर्शन देखते हैं। 14 लाइक बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी में 14 आना चाहिए था, जिसमें से 8 हम प्लेस कर चुके हैं, तो डेट मीन 6 और हो जाएगा, ठीक है। 12 लाइक बोथ सी एंड ए, तो सी एंड ए में 12 है, जिसमें से 8 प्लेस कर चुके हैं, तो 4 और आएगा। 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, तो बी एंड सी में 14 आना चाहिए था, जिसमें से 8 हो गया, तो 6 और हो जाएगा। अब ए के टोटल डेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 है, तो 21 में से 8, 6, 14, 18 निकल गया, तो बचेगा कितना? 3 और बचेगा। ओके, सी का डेटा कितना है हमारे पास? 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो 29 में से 8, 4, 12 एंड 6, 18 निकल गया, तो 11 और बचेगा 29। एंड बी में दिया है 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 6 एंड 8, 14, 14, 22, दैट मीन्स 4 और बच जाएगा। सॉरी, 6, 8, 14, 20, तो 20 दैट मीन्स 6 और बचेगा हमारे पास। क्लियर? दैट इज द टोटल डेटा। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो सी ओनली वाला कितना है हमारे पास? जस्ट 11। तो पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी ओनली वाला पोर्शन तो दैट इज दिस वन, 11, दैट इज दिस वन। क्लियर? दैट वाज द क्वेश्चन। इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और साथ में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी ने प्रीवियस एक्सरसाइजेस को नहीं देखा है तो हमारा इसी वीडियो के लिंक में प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनके लिंक आपको दे रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नए वीडियो लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।